इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से हम शुरू कर रहे हैं. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द वन who actually invest in huge bulks in the organization, right? तब अगर ये लोग ज़्यादा बल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ना ऐसा हम ना कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई क्योंकि ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको कम प्राइस मिले या फेवरेबल रिटर्न्स मिले या कुछ. बट ये बात है कि अगर वो लोग इन्वेस्ट करें तो दे कैन रियली प्ले विद द मार्केट, है ना. क्योंकि इतना बल्क में अगर शेयर खरीदा जाएगा 10-15% का वोटिंग राइट ऊपर नीचे अगर हो गया तो फिर अगर उन्होंने अचानक से बेच दिया तो शेयर प्राइस गिर भी सकता है. बहुत ज़्यादा उन्होंने खरीद ली तो शेयर डिमांड्स के वजह से शेयर प्राइस बढ़ भी सकता है. सो दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन. येट अगेन उनको अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं की जाएंगी कि भाई ऐसा कि हाँ चलो कल्ला बंदा है तो उसको महंगा दे दिया, एक रिटेल इन्वेस्टर को महंगे में दे दिया और नॉर्मल को ज़्यादा. दैट विल नॉट बी द केस. बाकी उन्होंने यही बोला हुआ है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दे द पॉइंट बीइंग कि यार देख एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, चैप्टर का नाम गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकता है ना. पॉइंट समझ में आ रहा है. जब भी एक इन्वेस्टर कंपनी के अंदर बहुत सारे अगर शेयर्स खरीदता है, राइट, तो वो गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर कैसे बना, ट्राइंग टू कनेक्ट द टॉपिक विद द चैप्टर, राइट. वो दोनों आपस में कनेक्ट कैसे हुए. जब भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी का पार्ट बनता है तो वो कंपनी के ऊपर सारा देखता है कि कंपनी कंप्लायंट कंपनी है, क्या कर रही है क्या नहीं. क्यों? क्योंकि उसको इतनी मोटी इतनी बड़ी रकम में इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट. तो इसीलिए ही ना जो भी कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट चाहती हैं उनको कंप्लायंट होना पड़ जाता है. क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू चेक इफ द कंपनी इज कंप्लायंट और नॉट. दे आर गोइंग टू चेक इफ द कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट. इफ कंपनी इज नॉट कंप्लायंट दे मे सेल ऑफ देयर शेयर्स एंड मतलब डिसइन्वेस्ट कर लेंगे. तो इस चक्कर में कंपनी का रेपुटेशन गया, शेयर मार्केट भी गिर जाएगा, सब कुछ प्रॉब्लम्स है. सो बस ये पर्पस के वजह से द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंपनीज टू बी अ कंप्लायंट और गवर्निंग कंपनी. बढ़िया. तो अब जस्ट देख लेते हैं. The characteristics of institutional investors can be understood as follows. पहला, it is a legal entity and it is important to understand that institutional investors is an enterprise managing a fund. अच्छा सॉरी, मैं सीधा वहाँ से पढ़ने लग गई. हाँ मैं वो ध्यान ही नहीं रहा मुझे, सॉरी. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. पहला, institutional investor is a legal organization that pools funds of a large number of individual investors or other legal entities and invest in different financial instruments such as stocks, bonds, commodities or any other investment options. In other words, an institutional investor is an organization that invests on behalf of the members. Easy. फिर institutional investors में ना एक चीज़ और देख लो, ये तो सेम है. थर्ड पैराग्राफ देख लो. An entity pools money from an entity pools money from various investors and individuals, making the sum a high amount, which is further provided to investment managers who invest such huge sums in various portfolio assets. ठीक है. And securities known as institutional investors and includes entities like insurance companies, banks, NBFCs. ठीक है. And having competitively higher credit worthiness and insolvency. Then नीचे के दो पैराग्राफ तुम चाहो तो कट कर सकते हो क्योंकि एग्जैक्टली सेम है. ठीक है. हाँ अब टाइप्स पे आ जाओगे. ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ना. मैं हेडिंग टाइप है ना. हाँ कैरेक्टरिस्टिक, मैं उसकी हेडिंग टाइप दी हुई है वो पढ़ रही थी. अच्छा. The characteristics of institutional investors are understood as follows. It is a legal entity and it is important to understand that an institutional investor is an enterprise managing a fund. Example, a mutual fund, but not the mutual fund itself. Point समझ में? ध्यान से. It is a legal entity and it is important to understand that an institutional investor is an enterprise managing a fund. Example, a mutual fund. But not a mutual fund. But not the mutual fund itself. मतलब खुद को मैनेज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक फंड को मैनेज करते हैं. फंड होता है इसमें जो इन्वेस्ट करता है उसमें. एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर व्हाट, बहुत सारे लोग उसमें पैसा डालेंगे, वो लोग आगे शेयर्स खरीद देंगे. तो उसका नाम ये होता है, उसका नाम होता है. हाँ घुमा फिरा के बात यही है कि हाँ तो म्यूचुअल फंड मतलब इट इज़ एक तरीके से म्यूचुअल फंड भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एम्बिट बड़ा है
उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड्स में दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स बोल रहे हैं, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में दो टाइप के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वन बीइंग फॉरेन वाले और वन बीइंग डोमेस्टिक वाले। वो भी तुम्हारे यहाँ पे आगे आ जाएंगे अभी। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, द बेसिस ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिविटी इज प्रोफेशनल एंड मैनेजेस एसेट्स बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड गोल्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स। ये समझ में आया? जैसे हमने उसमें भी देखा था म्यूचुअल फंड्स में भी, कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे थे जो रिस्क टेकिंग थे, कुछ थे जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे। अब वो तुमने वो हेज फंड नाम सुना हुआ है, हमने इतना हेज फंड्स पढ़ा नहीं था क्योंकि हर जगह पर कुछ गलत सा दिया हुआ था या था नहीं तुम्हारे सिलेबस में। हेज फंड्स भी होते हैं, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स रिस्क और द इन्वेस्टर्स चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चूज करता है। वो इन्वेस्टर कैन बी अ रिस्क टेकिंग वन, कैन नॉट और मे नॉट बी अ रिस्क टेकिंग वन, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलवेज मैनेजेस अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फंड्स ऑफ कोर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला तुम्हारा FPI एंड DII। ठीक है, फॉरेन और डोमेस्टिक, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इन्वेस्टमेंट्स आर फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इजी, जहाँ से पैसा आ रहा है उस बेसिस पे वो फॉरेन या डोमेस्टिक होंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट्स मूवमेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स। ऑफ कोर्स, कितना मार्केट ऊपर नीचे जा रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। आया समझ? इसमें पढ़ना है हेज फंड्स। इसमें मैं लिखवा देती हूँ तुमको अभी कि हेज फंड क्या है, यहाँ पे भी गलत लिखा है तुम्हारी किताब में, मुझे नहीं पता। क्या लिखा है आपके में? एक सेकंड, जो तुम्हारा वेल नोन टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट तो है, ठीक है, लास्ट में एसेट रिस्कियर एसेट क्लास। नहीं वो सब ठीक है, बीच में लाइन में गड़बड़ है। Hence, investors are locked into the investment for a longer period हाँ of गलत time है, without the गलत है, period of गलत है। expectation. हेज फंड्स में लिख दो, दे आर वेल नोन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हेज फंड्स में वेल नोन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स comma they are into aggressive investment investments and risk taking investment decisions. These institutional investors, I लिख देना वाले, these institutional investors make short term investments, इवन पैराग्राफ में लॉन्ग टर्म लिखा है ना, शॉर्ट टर्म होता है, they make short term investments generally on certain concentrated assets, Generally on certain concentrated assets, concentrated मतलब selected assets, selective assets, concentrated या selective कुछ भी लिख लो, assets। हमारे 50 का क्या चीज़? हाँ सस्ता दे रहा है फिर। यार तू क्या? इसको आज कल कुछ सुन रहा था, आज कह रहा लोरियन सुन रहा है मुझे, लोरियन। इसका भी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। मेकिंग देम concentrated assets डैश करके लिख दो, मेकिंग देम रिस्की एंड रिवॉर्डिंग। फुल स्टॉप। काट दो सारा पैराग्राफ, काट दो, ये गलत है ये। ठीक है, तब ये तुमने क्या सीखा कि हेज फंड्स यूजुअली ना सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। उनको ना वो होता है कि एकदम पैसा कमाओ बाहर निकलो, पैसा कमाओ बाहर निकलो, ऐसी एक पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो।
एक ये हो गया। बाकी म्यूचुअल फंड्स में तो अभी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें पढ़ ही लिया है बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पूरा पूरा चैप्टर। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई हाई इम्पैक्ट। अब इंश्योरेंस कंपनीज ना वो, अब तुमने देखो एक है ना एक इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो सिर्फ तुम्हें वो प्रीमियम या वो बोलते हैं ना जिसको कि अश्योरेंस देती है। वो हमसे प्रीमियम लेके वो इन्वेस्ट भी करती है। हाँ, आगे कंपनीज इन्वेस्ट भी करती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी एक तरीके की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पढ़ ही लेते हैं, आर वन ऑफ द हाई इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। द प्रीमियम दीज इंश्योरेंस कंपनीज रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर्स वेरी वेल मैनेज्ड एंड इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज, returns of which are used to repay the investors. Due to the considerable amount of premium received and invested, they become one of the important institutional investors directing the markets. बढ़िया। उसके अलावा एंडाउमेंट फंड्स। एंडाउमेंट फंड्स इज जैसे ना डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं ना, ये सिमिलर होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ऐसे ना ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे तुमसे लेते हैं जब, और वो फिर वो पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं एंडाउमेंट फंड्स, कुछ स्टार्टिंग का वो डाउन पेमेंट टाइप की। तो ये देख लो, एंडाउमेंट फंड्स आर जनरली एस्टैब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल फाउंडेशंस एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज देयर मनी। ठीक है, वो लोग एक फंड इकट्ठा करके एक जगह पर रख देंगे, फिर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, द इनकम जनरेटेड लेते हैं हमसे एक तरीके बोल सकते हैं। पर ये ना एग्जैक्टली वो नहीं होता। जैसे ना इनको डोनेशंस नहीं करते हैं इनको, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम डोनेशंस करते हैं उनको और वो लोग वो पैसा फिर इन्वेस्ट करते हैं, उससे कमा के वापस उनको नहीं देंगे जो जिन्होंने पैसा दिया है, ये उस वहाँ पर यूज़ करेंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब कुछ सिलेक्टेड चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए। Their income generated from investments activities is typically required to be used to finance beneficiaries' activities such as to provide scholarships etc. आया, मतलब समझ आया? उसके अलावा पेंशन फंड्स हैं, जो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे सैलरी में से हर महीने कटता है, पैसा जो भी कट रहा है वो इकट्ठा होकर एक पेंशन फंड में जा रहा है, वो पेंशन फंड का पैसा भी इन्वेस्ट होता है। आया समझ? मतलब एक तरीके से हमारे साथ धक्का ही करते हैं। हाँ। उसके अलावा पीई फंड्स, ये प्राइवेट इक्विटी भी तुमने पढ़ा है ना काफ़ी हद तक। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स आर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिमिटेड पार्टनरशिप and a fixed term of usually 10 years. These funds provide equity financing to private entities that are unable to raise capital from public. ठीक है, ये पता है ना, प्राइवेट इक्विटी वाले सिमिलर को देते हैं। These investments are illiquid in nature. PE funds carry a high risk and therefore investors expect a high return on their investment. The high risk is associated with non-public nature and small size of investee companies. बाकी venture capitalist वही Shark Tank. Done? यहाँ तक क्लैरिटी है हमारे पास? डन। तो ये टाइप्स थे। उसके अलावा इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल, सिंपल है यार। इंडिविजुअल वो जो इंस्टीट्यूशन में नहीं है तो उनके पास कम शेयर्स होंगे, कम उनके प्राइजेस के अलग होंगे, दे विल नॉट बी अवेयर, उनका बाइंग और सेलिंग और परचेजिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा। सिंपल। तो जस्ट आई एम गिविंग इट अ वो रीडी, पर ये काम का ही है, इसको इग्नोर मत करना। Retail investors is an individual who deals in securities via brokerage firms or other facilitators, whereas institutional ones invest on behalf of retail investors. Institutional investors have access to securities and markets of all kinds, even to few private investment options. है ना, ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं ना वो लोग, तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि यहाँ भी पैसा कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं, which is typically not open for retail ones, such as institutional real estate, private stock placements, etc. Retail investors invest on behalf of themselves, खुद के बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। Hence the investment amount tend to be much lower in size compared to the investment amount made by institutional investors. Institutional investors heavily impact the demand and supply of securities, directly affecting the price movement of the securities as compared to retail investors due to obvious difference in investment size. Easy? Retail investors are more susceptible to emotional biases compared to institutional investors कि भाई ये कंपनी तो अच्छी ही है, इसमें तो मैं इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा, इमोशनल बायस हो जाता है। An individual can invest in any asset that are available to them on an exchange. And institutional investors can also buy assets, but it is oriented more on long-term investing. ठीक है? Institutional investors also access large operational activities due to corporate opportunities. लार्ज ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ मतलब वो ऐसे अलग अलग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का ही कहीं पर उनको कुछ पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है इस कंपनी में क्या नहीं। विद सब्सटैंशियल कैपिटल एंड लाइसेंसिंग, लार्ज इंस्टीट्यूशंस सिक्योर एक्सेस टू मेनी एसेट्स
दैट आर नॉट अवेलेबल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बढ़िया, ये लास्ट की 2 लाइन्स कट कर दो। इंपॉर्टेंस आ जाओ, सीधे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इजी है ना, कंपनीज के लिए वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, लार्ज चंक प्रोवाइड करते हैं एक्सेट्रा। बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या है? जब जिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो पड़ेगा। हाँ। तो institutional investors have just pooled investment vehicles wherein a number of investors pool their money to form a large size entity that can invest on their behalf. Since not all investors are able to take positions in securities that require large capital commitments, they can enjoy those benefits through institutional investors. Also, they have their own teams of highly qualified personnel that study the insecurities and track the market. They have professional management at every level. Individual investors who lack these skills get benefit of highly knowledge experts management of their company, sorry of their money. इसका वही मतलब हुआ कि बढ़ जाएगा घट जाएगा एक तो चलो लिख सकते हो तो मैरिड है, बाकी जो बंदा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का इंस्टीट्यूशन का पार्ट बना वो भी उसका बेनिफिट ले पाएगा। म्यूचुअल फंड की मान ले बात, हमें नहीं पता होता पर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सिक्योरिटीज़ में पैसा डालते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उस इंसान को जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है उसको सिक्योरिटी मार्केट की पूरी नॉलेज है, जो नॉलेज तुम्हें नहीं होगी। तो यू इवन इफ नॉट बीइंग अवेयर कैन गेट एन कैन इन्वेस्ट इन द कंपनीज बेस्ड ऑन सम इन्वेस्टमेंट ऑफ अ एक्सपर्ट्स डिसीजन, ऐसा। ठीक है, बढ़िया। उसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, since institutional investors can influence the market because they are of their large, ये वाला वो आ गया, investments they get preferential treatment in terms of lower transaction cost, fast execution of their orders etc. This saves time and money and ultimately benefits। बढ़िया। रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रीड मार्क कर सकते हो तुम, फर्स्ट पैराग्राफ तो मार्क कर ही लो, इसके अलावा फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो, 1 2 3 5th पैराग्राफ मार्क कर लो अगले पेज का, मैनेजर्स बाय नेचर टू सीक देयर मैक्सिमम वो बेनिफिट्स वाला। ठीक है, ये पैराग्राफ मार्क कर लो, ये एजेंसी डिलेमा मार्क कर लो। बढ़िया। और ना एक काम का था, नेक्स्ट पेज पे 3rd पैराग्राफ है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज दैट दे आर मोर इफेक्टिव देन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये पैराग्राफ मार्क कर लो, बस बहुत है। इश्यूज एंड चैलेंजेस, हाई डिपेंडेंसी, हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड लार्ज चंक ऑफ कैपिटल, तो इवेंचुअली वो उस पर डिपेंड ही करने लग जाएंगे हमें ज़बरदस्ती। हाई डिपेंडेंसी हो जाती है, इन्फ्लुएंस इन द मार्केट, उनका बहुत इन्फ्लुएंस होगा मार्केट में, और लॉस ऑफ कंट्रोल। इट्स मच हार्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज बिगर फंड्स आर एट स्टेक। कंपनीज नीड टू डेमोन्स्ट्रेट अ सैटिस्फैक्टरी रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल टू गेट देयर अटेंशन। बढ़िया, कुछ ऐसा नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। अगला ESG इन्वेस्टिंग। अब ये पूरा ESG के बारे में जो हमने आज तक पढ़ा है ना, बस वो सिमिलर ही आने वाला, सेम चीज़ें ही हैं। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ वही ESG क्या होता है क्या होता है क्या होता है लिखा है, बाकी ब्लैंकेट टर्म सेम लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाओ, ये फिर रीड कर लोगे ना इंट्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरमेंटली इंक्लाइंड कंपनीज होंगी तो उनके पास वो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, प्रॉब्लम नहीं आती है। सोशली इंक्लाइंड होंगी तो उनके जो बंदे होंगे जो उनसे रिलेटेड हैं वो सारे के सारे तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फाइड होंगे विद द वर्क एक्सेट्रा। गवर्नेंस फोकस्ड कंपनीज एक्सेट्रा, तो ये सारा हो गया। एवोल्यूशन ऑफ ESG इन्वेस्टिंग कट कर दो, नो प्रॉब्लम। बेनिफिट्स आ जाओ, reduce risk, long term return potential, increasing demand, alignment with personal values, जो बंदा ESG में बिलीव करता है, और उसके अलावा improved corporate behavior। challenges, quality data, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान ले कंपनी ESG कर रही है और तुम तो ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा ख्याल अच्छा है, पर तुम्हें कैसे पता वो कर रही है, तुम्हें कैसे पता वो कार्बन एमिशन कम कर रही है, राइट? तो तुम्हारे पास डेटा नहीं है उस चीज़ को जज करने के लिए। बंदे ने बोल भी दिया तो भी तुम्हारे पास डेटा नहीं है, इसलिए एब्सेंस ऑफ क्वालिटी डेटा नहीं है। फिर एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, कि इतना मेट्रिक टन मैंने कार्बन एमिशन कम किया, कहाँ से गिनने जाओगे? तो मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं है। करंटली इंडियन मार्केट करंटली लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन अराउंड ESG इन्वेस्टिंग और एक्सेट्रा, सच फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ दिस फॉर्म, ये सब वही दिया हुआ है। स्टैंडर्ड्स नहीं है तुम्हारे पास प्रॉपर, इंडिया में इतना ESG है भी नहीं कि तुम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाओ। ट्रेडिशनल माइंडसेट है लोगों का, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड अगेन
इन्फ्लुएंस ऑन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ना कुछ 3-4 पॉइंट्स मार्क कर लेना, ये एक शॉर्ट नोट की टाइप पे आ सकता है अगर चाहो तो। उसमें भी ना एक ना खाली ये मार्क करना कि स्टार्टिंग के 5-6 पैराग्राफ्स ही हैं, बाकी थोड़ा सा फालतू सा ही है। ठीक है, डन। शुक्र है। लेसन करना है।